है और उसकी दुकान में भिन भिनाती है मक्खियों का झुंड। बेटी उठ गई तो चल अब नहा भी ले, देख सूरज सर पर आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई अपनी बड़ी बड़ी मूछें लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो, इसे ऐसे खोल देती हो जैसे सामने गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी, तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूं जिसके सामने समुद्र तो नहीं लेकिन यमुना जरूर बहती है, और बहुत बड़ा मकान है उनका, देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय आज तो मैं बहुत खुश हूँ, नदी और उसके सामने मेरा घर, वाह 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 वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भाग्यवान, पहले तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आज ही लड़के के घर जाएंगे क्योंकि उसके पिताजी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए उन्होंने हमें ही अपने घर बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना नया घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह कितना बड़ा और सुंदर घर बना रखा है। तभी लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी आप यूं समझ लीजिए कि ये सारा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता, और वैसे भी कुछ सालों में तो सरकार इसे वैध कर ही देगी। उधर सोनल उदित के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर खुश हो रही थी। देखो क्या मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे लोग तो मरते हैं शहरों में ये गोवा वाली फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन घर आकर सोनल के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे यमुना जी पर कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी उसी घर में जाऊंगी। यहाँ तो तेरे एक बाल्टी पानी ही उठाने में हाथ दुखते हैं। भगवान न करे अगर कभी वहां पानी भर गया तो तू इतना पानी कैसे निकालेगी? हाँ। लेकिन सोनल उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस वही कमरा चाहिए था जहां से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और फिर उदित और सोनल की शादी हो जाती है। अरे बहू अब नीचे भी आ जा, सारा दिन कमरे में बैठी बैठी बस ये रिवर व्यू ही देखती रहती है। इस कमरे से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के होटल रूम में हूँ, पर काश यहाँ रूम सर्विस भी हो जाती। फिर सोनम घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ यमुना घाट पर कपड़े धोने ले जाती है। वाह कितना मजा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद वो सारा साबुन वाला गंदा पानी यमुना नदी में बहा देती है। तभी कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो उनसे कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा आया बड़ा। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ मजा आ रहा है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश को बड़े मजे से देखेंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक तरफ जहाँ बहू बारिश के मौसम के व्यू के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और ससुर परेशान थे। देखो जी, ये बारिश तो 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। याद है ना आज से 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ हाँ याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी। तुम चुप करो जी। सोनल उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है यमुना जी पहले अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही रह गई है। अब तब तो बेटा वो पानी कल तक तुम्हारे घरों में भी आ जाएगा। तुम्हें आज ही वहां से निकलना होगा। ये सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है,
जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। वो सभी मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं कि तभी नीचे पानी घर के अंदर आ जाता है। सोनल और वो सभी पानी बाल्टी से भरकर बाहर फेंक रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा सांप पानी में आ जाता है। सांप सांप! वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छी तो जग्गू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था, लेकिन इस तरह सांप तो नहीं आता था। तभी उनके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये क्या? हमारा घर सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। पापा, मम्मी। तभी सोनल डूबते हुए घर की तरफ भागती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी की सीडी एल्बम, मेरी शादी का जोड़ा और मेरे गहने। सोनल जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास वो सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसने जो यमुना के घर में घुसने की गलती की थी उसकी सजा तो उन्हें मिल रही थी। लेकिन बेचारी सोनल, जो नई नई शादी करके अपने सपनों के घर रिवर व्यू का मजा लेने आई थी, उसका वो सपना पल भर में ही चकनाचूर हो गया और वो बाढ़ का पानी सामान के साथ साथ उसके सपनों को भी बहा कर ले गया। किशनपुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी मां गोमती और बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी मां गोमती से कहा, माँ, मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको भी तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो आपकी और इस घर की देखभाल करे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आखिर वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूं? माँ, तुम समझती नहीं हो। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए, तो समझ लो कि नौकरानी आ रही है। दोनों बैठकर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाभी काम करेगी। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। आखिर गई तो तू मुझ पर ही है ना। चल ठीक है, आने दे इस नौकरानी को घर में। अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। राघव प्रार्थना से शादी कर लेता है। प्रार्थना बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी। न जाने कितने अरमान लेकर प्रार्थना शादी करके ससुराल आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करेंगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे, अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देखकर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी, मैं बस खाना ला ही रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, तो उसे साफ करने में समय लग गया। लाओ मुझे दे दो, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो कटहल की सब्जी तुझे पसंद है ना, पर वो प्रार्थना बहू को बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल बैठकर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पर चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के कमरे में जाती हैं। ओ महारानी, बहुत हुआ आराम, चल अब काम पर लग जा। पर माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी निकल आई है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहले वो धो लो और उसके बाद रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी करने हैं। चलो माँ, कर लेगी अपने आप, नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना?
अगर मैंने इनसे माँ जी और सुधा दीदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी प्रार्थना अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना जब चाय छान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अरे अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं और सुधा हैं यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। तुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है ना, फिर तुझे आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप अपने काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है फिर मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। राघव को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब रसोई का काम कौन करेगा? इसने तो हाथ जला लिया है। मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, यही बनाएगी खाना सबके लिए। और वैसे भी राघव रात तक वापस नहीं आने वाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी। उसने अकेले ही ढेर सारा खाना बनाया और सबको खिलाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर्द था। जब सुधा गोमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, प्रार्थना रोती हुई चुपचाप घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपना दुख किसे कहूं? प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। नदी की देवी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो। माँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम बिना घबराए घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, पर तब तक राघव भी घर आ चुका था। देखा राघव बेटा, सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया। अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले। हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था, जो ये चुपचाप हमें बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना, तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया ये तो हम दोनों से ही जलती हैं। जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है, ये हमें एक आंख पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारा खाना बना कर ही गई थी, मेरा मन उदास था इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब तो भाभी तुम्हारी कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मेरे से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है, पर अचानक प्रार्थना की आंखों से गिरे आंसू एक नदी का रूप ले लेते हैं और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती हैं। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा किए गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रण आ जाता है, जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है। राघव बेटा बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, हमें बचा लो। भाभी मैंने आपको बहुत सताया, पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है।